औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे कि ENG 1-1 की तैयारी आपने किस तरह करनी है और इसका जो पेपर होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, चाहे वो मिड टर्म का पेपर हो या फिर चाहे वो फाइनल टर्म का पेपर हो, तो आपने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपने यानी कि फ़ाइनल के रिलेटेड, फ़ाइनल के लिए या फिर मिड टर्म के लिए आपने तैयारी किस तरह करनी है। आपका तरीक़ाकार तो एक ही होगा, ठीक है, लेकिन आपका जो सिलेबस होगा वो तो डिफरेंट होगा, लाजमी बात है। लेकिन जो आपका मेन तरीक़ाकार है वो आपका तैयारी के लिए एक ही होगा। और वो क्या होना चाहिए वो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ENG 1-1 को लेकर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, कि इसका पेपर क्या होता है, इसके पेपर में क्या चीज़ शामिल होती है, आपको क्या चीज़ स्किप करनी चाहिए, आपको क्या चीज़ याद करनी चाहिए, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, MCQs किस टाइप के होते हैं, कहाँ से आते हैं। तो ENG 1-1 को लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं आपके माइंड में, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद वो तमाम क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, ठीक है, तो फिर आपको इस वीडियो को यानी कि ऐन मुमकिन है कि कोई ना कोई बीच में जो पॉइंट ऐसा हो कि आप वीडियो को उस पॉइंट को स्किप कर दें और आप आगे चले जाएं। और अगर वो एक पॉइंट स्किप हो गया, ठीक है, कोई एक पॉइंट वो हो सकता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो जो पॉइंट्स आपको बताऊँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट एक पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब अगर कोई एक पॉइंट स्किप हो गया तो लाजमी बात है कि आपको फिर ENG 1-1 उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं या जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए वीडियो आपने एंड तक देखनी है और मुकम्मल देखनी है, बीच में स्किप नहीं करना। अगर स्किप कर देंगे कोई पॉइंट आपका स्किप हो जाएगा, और उसके बाद जब स्किप हो गया तो उसके बाद लाजमी बात है आपको फ़ायदा नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपने कहना कि सर हमें आपकी जो आपने मेथड बताया तो उसको फॉलो करने के बावजूद हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, तो इसलिए आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। आपने जो जो चीज़ मैं बताऊँगा बेशक आप लोग साथ नोट डाउन कर लें, इस चीज़ का आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसका जो पेपर होता है, ठीक है, बल्कि सब पेपर पर जाने से पहले सब लोग इस पेपर पर जाने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि इसका जो यानी कि पेपर के अंदर चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो कहाँ से आती हैं। ठीक है, अब जब आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो काफ़ी लोगों ने आपसे ये भी कहा होगा, आपने और आपने पूछा होगा या उन्होंने ख़ुद कहा होगा कि जो यानी कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके जो पास्ट पेपर्स हैं, अगर आप सिर्फ उनको कर लें तो आप अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको काफ़ी लोगों ने कही है तो ठीक है, और अगर किसी ने नहीं की तो आप बिल्कुल इस बात के लिए तैयार रहें कि आगे यानी इन फ्यूचर लोग आपको ये बात कहेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो यानी कि पेपर्स होते हैं, पास्ट पेपर्स आते हैं, जो पेपर्स पहले हो चुके हैं उन पेपर्स को आप अच्छे अंदाज से कर लें तो आपकी तैयारी बड़े अच्छे अंदाज से हो जाती है। लेकिन ये जो रूल है ये किसी हद तक ठीक है। किसी हद तक ठीक का मतलब कि ये रूल ENG 1-1 को फॉलो नहीं करता। इन अदर वर्ड्स के ENG 1-1 में आपके जो पास्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है, पास्ट पेपर्स होते हैं, उनके अंदर से कोई चीज़ नहीं आती। कोई MCQs आपका आ जाए तो आपकी लक होती है, ठीक है, आपकी गुड लक होती है कि कोई आपका MCQs आ गया। अदरवाइज़ ENG 1-1 की जो यानी कि आप ये कहते हैं पास्ट से आने की रेशो है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, तो इसलिए आपने किसी की बात पर यकीन नहीं करना फॉर ENG 1-1 के ये पेपर पास से आएगा, क्योंकि ये एक जनरल किस्म की बुक है। ठीक है, इसके जो MCQs होते हैं वो भी जनरल होते हैं, इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट होते हैं वो भी जनरल किस्म के होते हैं। अब जो जनरल किस्म की बुक यानी कि बुक होती है तो उसके जो फिर क्वेश्चन होंगे, लाजमी बात है उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कहीं से पिक कर सकता है। हैंड आउट्स के अंदर से नहीं, यानी कि ना से जो उसने एक दफ़ा दे दिया तो क्या वो लाजमी देगा। इस बुक का जो यानी कि मटेरियल है बहुत ज़्यादा है, हर दफ़ा कंसेप्ट वही होंगे लेकिन लफ्ज़ चेंज हो जाएंगे, मटेरियल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि पास्ट वाले पे आपने रिलाई नहीं करना ओनली फॉर ENG 1-1। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप कर लें तो जिनके लिए करना है तो आप में अगर इनकी किसी सब्जेक्ट में आपको मसला है तो वैसे बेहतर होता है कि आप हैंड आउट्स को रीड करें, पास्ट वाले पे कम रिलाई किया करें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका जो यानी कि ENG 1-1 है क्या। तो ENG 1-1 की जो बुक है ये इंतहाई आसान किस्म की बुक है। ठीक है, बहुत आसान बुक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको देखें तो इसके काफ़ी ज़्यादा यानी कि हैंड आउट्स में पेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 290+ पेजेस हैं। उनको देखने से आपको यही लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल बुक है। ठीक है, फर्स्ट में आप लेक्चर्स को देखते हैं और उसके बाद आपने लेक्चर सुने हैं वीडियो के, ठीक है, और उसके बाद आपने इन हैंड आउट्स को देखे तो आपको लाजमी बात आपके माइंड में तो ये बात आई होगी कि यार ये बहुत मुश्किल बुक है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ENG 1-1 आपकी जो पूरा कोर्स है, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ आपके कोई भी कोर्स है, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS इंग्लिश है, BS कंप्यूटर साइंस है, BS IT है, MCS है, कोई भी है, तो ENG 1-1 आपका सबसे आसान सब्जेक्ट है पूरी डिग्री का। ठीक है, ये एक ऐसा यानी कि सब्जेक्ट है जो आपको
4 CGP भी देता है, यानी कि 4 CGP भी आप इसमें ले सकते हैं, ईज़िली ले सकते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह लेनी है, तो उसके लिए सबसे पहले देखें कि ये जो ENG-11 है इसका जो मटेरियल है, ठीक है, वो बेसिक है। बेसिक मतलब कि आज तक आप जो कुछ इंटर लेवल तक पढ़ते आए हैं, स्टार्ट से लेकर प्ले ग्रुप या नर्सरी से लेकर आज तक जो कुछ आपने इंटर लेवल तक पढ़ा है, बेसिक इंग्लिश, ठीक है, जो क्योंकि जो आज तक आपने इंग्लिश पढ़ी वो बेसिक थी, इतनी एडवांस इंग्लिश आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, एडवांस इंग्लिश आपकी अभी स्टार्ट होगी। तो आज तक जो आपने पढ़ी है वो बेसिक इंग्लिश थी। तो उस इंग्लिश पर अगर तो आपको ग्रिप हासिल है, तो फिर मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बेशक अगर बुक्स ना भी पढ़े ना, ठीक है, तो आप इजीली 3+ ले जाएंगे, 3.0 3.1 3.2 तक भी आप इजीली ले जाएंगे बग़ैर तैयारी के, 0% तैयारी के साथ, क्योंकि आपको इंग्लिश पे ग्रिप हासिल है। और जिस बंदे को इंग्लिश पे ग्रिप हासिल हो, ठीक है, बेसिक इंग्लिश की बात करूँ, जिस बंदे को बेसिक इंग्लिश पे ग्रिप हासिल हो तो उसके लिए ENG-1 बहुत आसान है। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो हमेशा इंग्लिश से भागता आया हो, ठीक है, चाहे वो मैथ का स्टूडेंट है या कोई भी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदे की जो स्किल्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कोई मैथ्स में एक्सपर्ट होते हैं, कोई इंग्लिश में होते हैं। जो मैथ में होते हैं वो बहुत कम इंग्लिश में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि उनको इंग्लिश आती नहीं होती। और जो इंग्लिश में होते हैं एक्सपर्ट, तो उनको मैथ बहुत कम आती होती है। ठीक है, तो मैं खुद इस तरह की हूँ कि इंग्लिश पर है लेकिन मैथ पर नहीं है। इस तरह काफ़ी होते हैं जिनको मैथ पर ग्रिप होती है, इंग्लिश पर नहीं होती। तो उनके लिए जो आज तक मैथ से इंग्लिश से हमेशा भागते आए हैं, उनके लिए ENG-1 में लाजमी बात है मसला बनेगा। तो उस मसले को ख़त्म करने के लिए अब क्या किया जाए, उसके लिए आपने तैयारी कहाँ से करनी है। सबसे पहली बात, इनके दोबारा अब अगर आप हैंडआउट्स को देखें, हर जो आपका लेक्चर है, हर लेसन है, बहुत लेंथी है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर 60 से 70% जो चीज़ें हैं वो इर्रेलिवेंट है। इर्रेलिवेंट मतलब कि उनका आपके एग्ज़ाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई गई हैं कि ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, वहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी दी गई हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें दी गई हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको आइडिया हो सकता है कि आपने ऊपर जो चीज़ पढ़ी है क्या उस पर आपको ग्रिप हासिल हो गई है। उसके बाद इसके जो पेपर होते हैं उसमें शामिल क्या होता है, इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, MCQs का तो आपको पता है कि MCQs यानी कि 1 क्वेश्चन और 4 उसके ऑप्शन होते हैं, वो तो आपको पता है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट, तो उसमें ये चीज़ शामिल होती है। उसमें आपके आ जाते हैं ट्रू फॉल्स, सबसे पहले ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। अब ये बात आपने आज तक कभी सुनी है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट में ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स हो? यकीनी बात आपने नहीं सुनी होगी, ना ही आपने कभी देखा होगा कि यार शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो MCQ फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आ रहे हैं। तो ENG-1 में ये चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट में आपके ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी। उसके बाद सेंटेंस के एरर आपको यानी कि कोई सेंटेंस आपको दे दे, उसका एरर आपने ख़त्म करना हो। ये एरर वाला जो टॉपिक है ये आपका फाइनल टर्म के सिलेबस में शामिल है। उसके बाद कोई सेंटेंस आपको दे दें, कोई पैराग्राफ आपको दे दें, आपको कहा जाए कि इसकी यूनिटी फाइंड करें, इसकी यूनिटी क्या है, ठीक है, इसमें जो कोहेरेंस है वो क्या है, इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है, इसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स क्या है व्हाट्सएप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप तभी बता सकेंगे जब तक आपको इनके ऊपर ग्रिप हासिल नहीं होगी। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि इन टॉपिक्स के ऊपर ग्रिप हासिल कहाँ से की जाए। तो उसके लिए आपने शॉर्ट लेक्चर लेना है। जो वीडियो के लेक्चर्स हैं उनको अगर आप देखें तो काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। एक जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मुश्किल है, जिनको इंग्लिश पर इतनी ग्रिप हासिल नहीं है उनके लिए मुश्किल है। दूसरा, वो लेक्चर बड़े बोरिंग किस्म के हैं, ठीक है, उनको देखने के बाद नींद आने लगती है, इट्स फैक्ट, ठीक है। तो आपने क्या कहना है, यूट्यूब पे आके आपने शॉर्ट लेक्चर फाइंड आउट करने हैं। काफ़ी लोगों ने आई थिंक इस पर यूट्यूब पे कवर किए हैं, ठीक है। तो आपने किसी की यानी कि जिसकी आपको कोई मैम है, कोई ये सारे जिनकी आपको अच्छे अंदाज में समझ आ रही है, तो उनके लेक्चर्स आप ले लें। उसको लेने के बाद आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर पेपर में, जैसे मैंने पहले बात किया है कि मटेरियल सेम होता है, ठीक है, मटेरियल ये इसी बुक वाला ही होगा, लेकिन जो वर्डिंग होती है वो चेंज होती है, जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज होते हैं, जो मटेरियल अंदर होता है वो चेंज होगा। तो वो अगर चेंज हो भी जाए और चेंज होगा तो जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो यही होंगे बुक वाले, ठीक है। तो जब आपके बुक वाले कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बेशक मटेरियल जो मर्ज़ी आ जाए, बेशक पास से पेपर आए ना आए, आपने पेपर अच्छे अंदाज में कर लेना है क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। तो शॉर्ट लेक्चर से आपको बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको यानी कि कंसेप्ट शॉर्ट टाइम में क्लियर करने में बड़ी मदद मिलती है, ठीक है। और उसके बाद अब यानी कि जब आपने शॉर्ट लेक्चर ले लिए, शॉर्ट लेक्चर्स आपने ले लिए, आपके जो कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, उसके बाद हर लेक्चर के एंड पे आप देखें तो आपको ट्रू फॉल्स भी नज़र आते हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी नज़र आती हैं,
और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी वहाँ पे नज़र आती हैं। ठीक है, तो जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको ऐसा फील हो जाए कि हाँ यार, अब मेरे ENG-11 के जो कंसेप्ट्स हैं वो मेरे क्लियर हो गए, इसके बाद आपने इसको ईजी नहीं लेना, आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस से हर लेक्चर के एंड पे प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज दी गई हैं, मोस्टली लेक्चर्स के एंड पर दी गई हैं, और जिनके एंड पर नहीं दी गई हैं वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स या फिर ट्रू फॉल्स, इस तरह की चीज़ें लाजमी हैं। ठीक है, तो इनको आपने स्किप नहीं करना। आप इनको ये मत समझेंगे ये वैसी हैं, बस उन्होंने वैसे दे दिया, ये वैसे नहीं है। ये आपके पेपर में आ सकती हैं और आती हैं। जो ट्रू फॉल्स होते हैं वो भी यहीं से आ सकते हैं और कई दफ़ा आते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो भी आपकी यहीं से आती हैं। और जैसे मैंने पहले बात की कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये चीज़ होती है, जो ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स MCQs में तो लाजमी बातें आ सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। और उसके अलावा जो यानी कि जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो आपने जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके बाद आपने हैंडआउट्स पे आने के बाद उस पर हर लेक्चर के एंड पे जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज हैं और उसके बाद जो वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है उनको आपने कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब मैंने लेसन 4 को ओपन किया, वही मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे कितनी चीज़ें इररेलेवेंट है। अब इस टॉपिक का ये जो लेसन है इसका नाम देखिए टॉपिक मेन आइडिया, कि इसमें जो आपने टॉपिक और मेन आइडिया के बारे में आप पढ़ेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, और किसी भी पैराग्राफ के अंदर जो मेन आइडिया होता है वो क्या होता है, उसको फाइंड कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक पहला पैराग्राफ आपको दिया गया है, इसका आपके पेपर से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया। इस तरह आप देखें सेकंड पैराग्राफ, इस तरह थर्ड, फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, सेवन्थ और उसके बाद सिक्स। तो यहाँ पे आप देखें अब ये पैराग्राफ 1 है, इसको उन्होंने आपको बता दिया इसका टॉपिक क्या है। देखें गौर से, टॉपिक अ कंप्यूटर इज अ मशीन, ये इसका टॉपिक है, ये इसका यानी कि मेन चीज़ है। उसके बाद मेन आइडिया क्या है, यानी कि जिसको आप उर्दू में कहते हैं मरकज़ी ख्याल। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसका एक मरकज़ी ख्याल भी होता है, लाजमी बात है, जिसमें वो क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है कि उसका मरकज़ी ख्याल क्या। उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स, सपोर्टिंग आइडिया या सपोर्टिंग डिटेल्स, तो ये वो डिटेल्स होती हैं जो मेन आइडिया को या टॉपिक को सपोर्ट कर रही होती हैं। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। तो ये 3 चीज़ें आप देखें, जब आप इन पैराग्राफ को रीड करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि जी टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद सेंटेंस के अंदर मेन आइडिया क्या होता है, या पैराग्राफ के अंदर मेन आइडिया क्या होता है, या पैराग्राफ के अंदर जो यानी कि सपोर्टिंग डिटेल्स होती हैं वो क्या होती हैं। इसी तरह पैराग्राफ 3 को देखें, यहाँ पे भी वही बात, टॉपिक आपको बता दिया गया, मेन आइडिया बता दिया गया। तो इसी तरह ये चीज़ आपके पेपर में आ सकती है, कोई पैराग्राफ वो पिक कर सकता है, अगर यहाँ से कर ले तो भी ठीक है, कर सकता है, और इसके अलावा कहीं और से भी वो यानी कि कोई भी आपको पैराग्राफ दे सकता है। जब तक आपको ग्रिप हासिल नहीं होगी कि टॉपिक क्या होता है, मेन आइडिया क्या होता है, सपोर्टिंग डिटेल्स क्या होती हैं, इनको कैसे फाइंड किया जाता है, तो तब तक आपको बेशक जितने मर्जी पैराग्राफ दे दीजिए, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि इसमें टॉपिक क्या है, इसमें मेन आइडिया क्या है, इसमें सपोर्टिंग डिटेल्स क्या है। तो इस चीज़ का आपको आइडिया शॉर्ट लेक्चर से ही होगा, शॉर्ट लेक्चर को लेने के बाद प्रैक्टिस करने से ही होगा। तो इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, शॉर्ट लेक्चर्स आप लेंगे आपको ये फील होगा कि मेरी तैयारी बड़े अच्छे अंदाज में होगी है, और बिल्कुल ऐसा फील होता है। लेकिन इस तरह नहीं होता, जब आप पेपर में जाते हैं प्रैक्टिकली आपने करना होता है, वहाँ पे आपको सब मिक्स हो जाते हैं कि यार ये चीज़ मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन वहाँ पे आपकी जो माइंड होता है मिक्स हो जाता है, हर चीज़ मिक्स कर देता है। ठीक है, तो आपने शॉर्ट लेक्चर को लेने के बाद प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे बात किया कि ये चीज़ें इररेलेवेंट है, इसका आपके जो पेपर है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये है कि आपको कोई और पैराग्राफ दे दे, ठीक है, कंसेप्ट आपकी यही होंगे कि वो आपको कोई पैराग्राफ दे दे, आपको कहा जाए टॉपिक इसका क्या है, इसके जो मेन आइडिया वो क्या है, इसका सपोर्टिंग डिटेल क्या है, वो आप लिखें। अब एक एक सेंटेंस में आपने बताना है कि ये इसका मेन आइडिया, ये टॉपिक है, ये इसकी सपोर्टिंग डिटेल्स है। तो जब तक इनके लेकर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके लिए मसला होगा। तो इसी तरह जो बाकी लेक्चर्स हैं उनके अंदर भी ये चीज़ शामिल है। अब यहाँ पे देखें ये कुछ ट्रू फॉल्स भी दिए गए, ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये ट्रू फॉल्स दिए गए। अब इन ट्रू फॉल्स को भी आपने रीड करना है, ठीक है, इनके आंसर ट्रू है फॉल्स है, वो आप अगर पूरे लेक्चर को रीड करें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आंसर करेक्ट है या आपके आंसर ये फॉल्स हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे, ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स भी आपके पेपर में आ सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हर लेक्चर के एंड पे ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और उनको आपने अच्छे अंदाज में देखना। उसके बाद यहाँ पे देखें ये फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, ऊपर वर्ड्स में आपको बता देंगे इन लफ्ज़ों के अंदर से जो नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनके अंदर लफ्ज़ आएंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप देखें। तो ओवरऑल अगर आप देखें, जैसे मैं पहले आपको बता रहा हूँ बार बार कि बुक बहुत आसान है, इसको आपको मुश्किल इसलिए लगती है कि ये काफ़ी लेंथी है, इसमें कई चीज़ ऐसी हैं जो आपको नज़र आती हैं तो आपको लगता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, मैं फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ। ठीक है, मुश्किल है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, मुश्किल इसलिए है कि आपको इंग्लिश पर ग्रिप हासिल नहीं है,
ठीक है। अगर आपको इंग्लिश पर ग्रेप हासिल है तो फिर आपको ENG 111 को लेकर बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान बुक है, आपको इंशाल्लाह ये 4 आउट ऑफ 4 CGP भी देगी। ठीक है, आपने जो मैंने आज आपको मेथड बताए हैं, इन मेथड को आपने अगर फॉलो कर लिया, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेपर में होता क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स वगैरह, और उसके बाद आपने तैयारी कहाँ से करनी है। तैयारी के लिए 4 लेक्चर का आपको बताया है, उसको लें, साथ हैंडआउट्स को ओपन करें, अपने कंसेप्ट को जितना हो सकता है क्लियर करें। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ENG 111 की तैयारी आपके अच्छे अंदाज में नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा कि पार्ट 3-1 हो गया, ISL 201 और इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बता सकूँ कि इसकी तैयारी आपने किस तरह करनी है। ठीक है, तो अगर स्टिल आपको किसी किस्म का कोई मसला हो ENG 101 में, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और बात आपको बता दूँ कि इसके जो क्विज़ेज़ वगैरह आते हैं, ठीक है, क्विज़ेज़ भी आपकी पास फाइल से, जैसे मैंने पहले बात की है कि पास फाइल पे आपने रिलाई नहीं करना कि क्विज़ 1 की कोई और फाइल आपको नज़र आ गई है, उसको आप देखें तो आपके इनके क्विज़ उसके अंदर से आ जाएंगे, या एक बंदे के क्विज़ आप देखें जो हो रहे हैं तो आप कहेंगे मेरे भी क्विज़ वही होंगे। तो हर बंदे का जो क्विज़ होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, ये अगर आपको बात पहले नहीं पता थी तो आप ये नोट कर लें कि हर बंदे का क्विज़ दूसरे बंदे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपके लिए ENG 111 भी बड़ी मुश्किल बुक होने वाली है। हालांकि ये मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे बड़ा आसान से तरीके से, 4 लेक्चर लें, साथ प्रैक्टिस करें बस, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। कंसेप्ट क्लियर होंगे, वहाँ पे आप जो चीज़ उसके अंदर से आ जाएगी, ठीक है, तो उसको आप वहाँ पे इजीली राइट कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा इंशाल्लाह वो भी आपको पसंद आएंगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।